वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक शेयर का प्राइस जो कंपनी कोट करती है वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, एक लमसम अमाउंट में नहीं मंगवाती। और हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इफ कि एक शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा है तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या है। अब इफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर्स, सपोज आई एम अ कंपनी एंड आई डिसाइडेड टू इशू शेयर्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं कितने शेयर्स इशू कर सकती हूँ पब्लिक को। तो इसका आंसर मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही दिया था कि एक कंपनी सिर्फ उतने शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को जितनी उनकी ऑथराइज कैपिटल में लिखा हुआ है। तो मैंने एग्जांपल लिया था कि सपोज कंपनी हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10,000 and price of their one share is rupees 10. So that means we can say that their authorized capital is divided into 1,000 shares of rupees 10 each. So that means a company can only issue 1,000 shares from the public and they can raise money only on this 1,000 shares. So अब एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें कि अगर मैंने सोचा कि मुझे 1,000 शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक को, जब मैं जाऊंगी मार्केट में और मैं जब लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप एप्लीकेशन भेजिए एंड आई डिसाइड कि मुझे मतलब पूरी वेरिफिकेशन करके, सब मैं आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि पूरी वेरिफिकेशन होती है एंड द कंपनी डिसाइड कि उसे इसको अलॉटमेंट देनी है या नहीं देनी है, रिजेक्ट करना है, वॉट एवर द प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैंने 1,000 शेयर्स के लिए सोचा कि मुझे 1,000 शेयर्स पब्लिक से लेनी है, तो जब मैं एक मार्केट में जाऊंगी शेयर मार्केट में, तो मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन आ सकती हैं वो कितनी में अमाउंट की आ सकती हैं। 800 शेयर्स के लिए क्या पता लोग अप्लाई कर देंगे, 800 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आए, 900 के लिए, 1000 के लिए, इट कैन बी ऑफ 1200, 1500, 2000 और एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट की आ सकती है। अब अगर 800 के लिए सब्सक्रिप्शन आए, नो इशू, मेरे को 1000 में इशू कर सकती थी अपनी ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग। 800 के लिए आए तो कोई इशू नहीं है, इसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। 900 के लिए आए कोई इशू नहीं है, 1000 के लिए आए कोई इशू नहीं है, 1000 इशू तब क्रिएट होता है जब ओवर सब्सक्राइब होते हैं। 1000 के लिए देना था, 1200 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आई, 1000 शेयर्स अलॉट करने थे, 1500 की आई, 1000 अलॉट करने 2000 आई। तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रो राटा, बिकॉज हम 1200 शेयर्स को 1200 शेयर्स नहीं दे सकते, हम 1200 चाहे जितने मर्जी की आए, बस 20,000 के भी एप्लीकेंट्स आए तब भी हम सिर्फ 1000 शेयर्स ही दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज गिवन इन आवर ऑथराइज्ड कैपिटल और प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। तो इससे ज्यादा तो हम इशू कर ही नहीं सकते हैं, तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो इस जो हम इसकी पूरी अकाउंटिंग करते हैं उसे बोलते हैं प्रो राटा। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू, अब मैंने आपको इस क्वेश्चन ही पूरा लिया है, उसके थ्रू हम इस पूरी चीज की अकाउंटिंग समझेंगे। Now, the question says a company decided to issue 1,000 shares at rupees 10 each. कितने शेयर्स उसको इशू करने हैं? 1,000, 1,000, और the price of one share is rupees 10. Amount was payable as application पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज एंड सेकेंड कॉल पे 3 रुपीज। इन सबका टोटल 10 आ रहा है, तो मतलब उनके शेयर का प्राइस 10 रुपए है और ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक तो होता तो हम इसकी तो नॉर्मल अकाउंटिंग सीख चुके हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन द क्वेश्चन फर्दर सेज subscriptions were received for 1,500 shares and allotment was made on pro rata basis to applicants of 1,200 shares. क्या बोलता है क्वेश्चन कि 1,000 शेयर्स के लिए एक कंपनी इशू कर सकती थी, 1,000 शेयर्स वो पब्लिक को इशू कर सकती थी, बट जब वो मार्केट में अपने शेयर्स इशू करने गए तो उनके पास जो सब्सक्रिप्शन आई वो 1,500 शेयर्स के लिए आई। ठीक है, तो मतलब व्हाट अ कंपनी कैन डू नाउ, या तो कंपनी सीधा 500 शेयर्स को हटा दे, मतलब 500 शेयर्स वाले एप्लीकेंट्स को मना कर दे कि हमारी अब जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है तो अब हम नहीं करते,
लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो जब कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आती हैं तो कंपनी सबके वेरीफाई करती है, उनका नाम सही है, उनकी बैंक डिटेल सही है, फोटोग्राफ मैच कर रही है, आधार कार्ड का नंबर सही है, पैन कार्ड का नंबर सही है, और उसके हिसाब से वो देखते हैं कि उन्हें रखना है या रिफ्यूज करना है, मतलब शेयर्स अलॉट करना है या उनको रिफ्यूज करना है। तो इसी बिहाफ पे कंपनी क्या करती है कि लेती रहती है सब्सक्रिप्शन, कि क्या पता जब हम पूरा वेरीफाई करें तो हमारे अलॉटेड और अप्लाइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो कंपनी ने मना नहीं किया और कंपनी के पास टोटल सब्सक्रिप्शन है 1500 शेयर्स की। बट द क्वेश्चन फर्दर सेज एन अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा मैंने बताया ना आपको कि जितने शेयर्स के एप्लीकेंट्स आए उनमें से उन्हें वो अमाउंट ना देके उतने ही शेयर्स अप्लाई करना जितनी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल हमें अलाउ करती है। सो दैट मीन an allotment was made on pro rata basis to applicants of 1200 shares and remaining applications were refused। ठीक है, तो बहुत इजीली क्वेश्चन बता रहा है कि क्वेश्चन में लिखा है कि 1200 शेयर्स वालों को हमने 1000 शेयर्स दे दिए जितना हमें कैपिटल अलाउ कर रही थी, और बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस थी दैट मींस 1500 माइनस 1200 जो रिमेनिंग 300 एप्लीकेशन थी उनको रिफ्यूज कर दिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रिपेयर करें, लिस्ट अप्लाइड शेयर्स अनअलॉटेड शेयर्स, तो हम इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दो लिस्ट प्रिपेयर होगी। एक लिस्ट में आएंगे 1200 शेयर्स वाले एप्लीकेंट्स और दूसरी लिस्ट में आएंगे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जिनको कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया। तो लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए में आएंगे वो एप्लीकेंट्स जिनने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया एंड द कंपनी अलॉटेड देम 1000 शेयर्स, और सेकेंड लिस्ट में वो रिमेनिंग एप्लीकेशंस दैट मीन 1500 माइनस 1200 300 applicants and the company has allotted 0 shares to them. So that means ये total हो गया 1500 और ये हो गया 1000। ठीक है, अब हम इन सबकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स बनाना सिखाऊंगी एंड ये वर्किंग नोट्स आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। बेसिकली एंट्रीज तो सेम ही है, एक आध एंट्रीज में कुछ डिफरेंस आएगा, बट विद द हेल्प ऑफ दीज वर्किंग नोट्स आप बिल्कुल इजीली उन एंट्रीज की अमाउंट्स को बहुत इजीली रख लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ तो मैं अपने वर्किंग नोट में बनाती हूँ 9 कॉलम का एक टेबल। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है लिस्ट, देन अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, application money received, transfer to application, transfer to allotment, transfer to first call, transfer to second call and bank। ये पूरे 9 कॉलम्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब आप इस कॉलम को अगर इस पूरे टेबल को भर लेंगे ना आपको इस अमाउंट में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिस्ट बी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो इजी है। ठीक है, लिस्ट बी में हमने क्या किया, एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, फॉर 300 शेयर्स। तो मतलब लिस्ट बी के अप्लाइड शेयर्स हैं 300। क्या हमने उन्हें कुछ अलॉट किया? नो, नथिंग इज अलॉटेड। एप्लीकेशन मनी की अमाउंट कितनी है, ₹2। सो दैट मीन एट द ₹2 एट द रेट ₹2। इनमें लोगों ने एप्लीकेशन मनी तो दिया ही होगा हमें, जब हमारी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ एप्लीकेशन मनी तो दिया ही होगा ना। तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया 300 शेयर्स पे ₹2 दैट इज ₹600।
क्या ये जो 600 है मैं उनको कुछ अलॉट कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर रही ना, तो मेरी कैपिटल में मैं इस अमाउंट को ट्रांसफर करूंगी। अगर वो मैं उनको बोलूं कि मैं आपको रिजेक्ट कर रही हूँ, तो वो तो ये बोलेंगे ना कि हमने तो आपकी कंपनी में जब अप्लाई किया तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको हमने एप्लीकेशन का चेक दिया, बट इफ यू आर रिजेक्टिंग अस तो गिव अस मनी बैक ना, गिव अस आवर मनी बैक। तो मैं क्या बोलूंगी, ठीक है अपना पैसा ले लीजिए, आपने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 300 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से आपने हमें 600 दिए, बट मेरी कंपनी में इतने शेयर्स ही नहीं है कि मैं आपको इशू कर पाऊं, या फिर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये अमाउंट मैं आपको वापस कर दूंगी। तो मतलब ये कंपनी के बैंक से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज जब आया तो कंपनी के बैंक में क्रेडिट हुआ वो अमाउंट, अब वो कंपनी के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब लिस्ट ए की बात करते हैं। अब लिस्ट ए की बात करते हैं। लिस्ट ए में लोगों ने अप्लाई किया फॉर 1200 शेयर्स, बट वी डिसाइडेड टू अलॉट देम 1000 शेयर्स। तो मतलब अप्लाइड शेयर्स आर 1200, अलॉटेड शेयर्स आर 1000। द एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव्ड ऑन 1200 शेयर्स। 1200 शेयर्स पे वो 2 रुपए हमको देंगे ना, तो एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड हुआ, 1200 शेयर्स पे 2 रुपीज, दैट इज रुपीज 2400, ठीक है। अब एप्लीकेशन में हम ट्रांसफर कितना करेंगे, 1200 शेयर्स के लिए आया, बट हमने उनको बोला कि हम अपनी कैपिटल के हिसाब से 1000 शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो हम आपको, आप हमें जितने भी उसमें भेजेंगे प्रोराटा करके आपको 1000 शेयर्स देंगे। तो कैपिटल में तो यही ट्रांसफर होंगे ना, ये अमाउंट ट्रांसफर होगी ना, 1000 शेयर पे रिसीव हुई है, तो कैपिटल में हम कितने ट्रांसफर करेंगे, 1000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए, दैट मीन्स रुपीज 2000। आप क्या करेंगे, ठीक है, ये तो पहली कॉल है, कंपनी तो 4 कॉल में मंगवाती है, अलॉटमेंट में मंगवाएगी, फर्स्ट कॉल में मंगवाएगी, सेकंड कॉल में मंगवाएगी। अगर हम बात करें कि सपोज ट्यूशन टीचर की बात करते हैं कि आप कहीं से ट्यूशन पढ़ते हैं और आप उनको फीस देते हैं, अब आपकी फीस है 1150 एंड आपने उन्हें 1200 दिए और 50 रुपीज उनके पास चेंज नहीं था उस टाइम पे, तो क्या सबसे पहली चीज क्या बोलता है आपका टीचर कि हम नेक्स्ट फीस में, नेक्स्ट मंथ की जो फीस होगी उसमें इस फीस को एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी कंपनी यही बोलती है कि आपने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमारी कंपनी में और आपने हमें 2400 रुपीज दिए थे, एप्लीकेशन के 2 रुपीज के हिसाब से 1200 शेयर्स आप में 2400 रुपीज दिए थे, बट हमने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ आपको 1000 शेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल हमें उतना ही अलाउ करती है। तो कंपनी ने बोला कि हम कैपिटल में सिर्फ 2000 रुपीज डाल सकते हैं, तो बाकी के जो बचे 24 माइनस 2000 400 रुपीज है वो हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। जब आपको नेक्स्ट कॉल मंगवाएंगे तो हमें 400 रुपीज आप पहले ही दे चुके हैं, तो आप उतना माइनस करके हमको रिमेनिंग अमाउंट दे दीजिएगा। जैसे अगर हम फीस की बात करें तो आप अगले महीने जब आपका यहाँ पे 50 रुपीज एडजस्ट हो चुके हैं और आपकी फीस 1150 थी, तो आपके सर आपको बोलेंगे कि आप अगली मंथ की फीस में मेरे को 1100 रुपीज पे कर दीजिएगा क्योंकि आपका 50 रुपीज का जो बैलेंस है वो यहीं मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही इस केस में चलता है कि कंपनी उनको बोलती है कि आपका 400 रुपीज हमारे पास ऑलरेडी अलॉटमेंट में रिसीव हो चुका है, आप अलॉटमेंट के लिए दे चुके हैं, ऑलरेडी हमें एडवांस दे चुके हैं, तो जब आपको अलॉटमेंट का मनी मंगवाए तो जितना भी आपका ड्यू अमाउंट होगा उसमें से 400 रुपीज माइनस करके आप हमको पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। और इन सबके जो लॉजिक है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कभी कभार ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट का भी पूरा मनी दे दिया और फर्स्ट कॉल, फिर फर्स्ट कॉल में भी वो एडवांस के लिए हो रहा है। जैसे कभी हो कि अगर आप बात करें कि आपके पास बिल्कुल ही चेंज नहीं था और आप जाकर उनके पास 5000 रुपीज दे दीजिएगा, तो वो क्या बोलेंगे कि आपका इस महीने का भी आ गया, इस महीने का भी आ गया, इस महीने का भी आ गया, अब जिस भी महीने का आपका ड्यू होता है उस महीने में आपको इतनी फीस देनी है। तो
तो कभी कभार ये भी हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई इतने ज्यादा शेयर्स के लिए किया हो, लेकिन हम उन्हें उतना अलॉट ना कर सके हो, तो हम उनको पैसा वापस ना करके, क्योंकि पता है कि अगले महीने पैसा या फिर टाइम आने में पैसा वापस मंगवाना ही है, तो अगर प्रैक्टिकली सोचें तो हम उनका पैसा वापस ना करके उनका अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में एडजस्ट कर देते हैं, जो एक्सेस मनी होता है। ठीक है, तो 400 यहाँ आएगा, बाकी ना फर्स्ट कॉल में कुछ गया, ना सेकंड कॉल में गया, ना बैंक में कुछ गया। ठीक है, ये आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये फर्स्ट एंट्री होगी कब, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट्स हैं उनका पैसा आएगा, तो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री करेगी। तो कंपनी का बैंक कितने रुपए से बढ़ेगा, कंपनी को 1500 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई @√2, तो मतलब कंपनी के बैंक में 3000 रुपीज आएंगे, जिनसे उनका बैंक बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। कैश इज एन एसेट, और जब एक एसेट एक्सपेंस एंड लॉस बढ़ता है तो करते हैं डेबिट, और अगर कम होता है तो करते हैं क्रेडिट। सेम वे अगर लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल बढ़ती है तो करते हैं क्रेडिट, और अगर कम होती है तो करते हैं डेबिट। ठीक है, तो मतलब उनका ये जो बैंक अकाउंट बढ़ेगा वो 1500 एप्लीकेशन पे 2 रुपीज आएंगे, दैट मीन्स 3000 से उनका बैंक बढ़ जाएगा। अब सेकेंड एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम क्या एंट्री करते थे, जब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता था, ये सब चीजें नहीं होती थी प्रो राटा अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जब लाइबिलिटीज की वो खत्म हो गई, कि अगर हम उनको हाँ भी कर सकते थे और ना भी कर सकते थे, क्या पता हम उनके शेयर को एक्सेप्ट करते, क्या पता उनके शेयर को रिफ्यूज कर देते, उन्हें नहीं करते अलॉटमेंट कुछ भी, तो हम सीधा एंट्री करते कि यहाँ पे लाइबिलिटीज कम हो गई, हमारी कैपिटल बढ़ गई। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो हम जो इस केस में एंट्री करते हैं वो करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट and to equity share allotment account। अब इस एंट्री का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज नहीं रही, जो यहाँ पे लाइबिलिटीज बची थी वो कम हो गई, हेंस इट इज डेबिटेड हियर। जब LIC लाइबिलिटीज कम होती हैं तो उनको करते हैं डेबिट, उसमें से कुछ पैसा कंपनी ने वापस कर दिया उन एप्लीकेंट्स को जिनको उन्होंने रिफ्यूज करा है, लिखा हुआ ना, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिफ्यूज, इन एंट्री का इन एप्लीकेंट्स का पैसा उन्होंने वापस कर दिया, इसे लिखेंगे टू बैंक में। इतना पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इतना पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 1000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, और इसी अमाउंट में से कुछ अमाउंट आपने हमें एडवांस में दे दिया, जो हम आपका एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दैट मीन्स लाइबिलिटीज आर नो मोर, एप्लीकेंट्स को पैसा वापस किया जिनको हमने रिफ्यूज कर दिया, शेयर कैपिटल इतनी अमाउंट से बढ़ी, और जो एक्सेस का पैसा है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब सब कुछ इस टेबल से फिल हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो कितने की नहीं रही, 3000 की, तो दैट मीन्स यहाँ आएगा 3000। बैंक में हमने कितना पैसा वापस करा है, लिस्ट बी में 300 जिनको हमने कुछ अलॉट नहीं किया, उन्हें 600 रुपीज रिफंड करे हैं, तो बैंक में आएगा 600, और वी कैन से 300 शेयर्स को 2 रुपीज के हिसाब से हमने रिफंड कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, 1000 शेयर्स को 2 रुपीज के हिसाब से हम कैपिटल में डालेंगे 2000, एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो ये पैसा है एक्सेस अमाउंट हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो विच मेक्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ 3000 इक्वल 2000 plus 600 2600 plus 400 3000 क्रेडिट एंड 3000 डेबिट। ठीक है, ये एंट्री एक मेन एंट्री थी, इसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल ही है। वर्किंग नोट और देखते हैं। अगर हम बात करें
कंपनी के अलॉटमेंट की। तो कंपनी की जो अलॉटमेंट है वो ड्यू किस अमाउंट से होगी? 1000 शेयर्स पे कंपनी 3000 एक्सपेक्ट करेगी कि हमने 1000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और उसमें 3 रुपीज के हिसाब से हमको 3000 रुपीज मिल जाएंगे। लेकिन द कंपनी विल देन थिंक कि हमें 400 रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं। हमने जब एप्लीकेशन का मनी हमारे पास आया था और जो लोगों ने हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया था और हमने उतना उनको अलॉट नहीं किए थे शेयर, तो हमने उनको बोला था कि जो आपका एक्सेस मनी है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो जो कंपनी अब वो पैसा है वो तो उनको नहीं मिलेगा ना, कि वो उनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो कंपनी की जो अलॉटमेंट अब रिसीव होगी वो कितने अमाउंट से होगी? इसमें से हम माइनस करेंगे 400, दैट इज अमाउंट ऑलरेडी रिसीव। तो कंपनी को इस बार रिसीव कितने होंगे इस कॉल पर? 2600। ठीक है, ये कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए कॉल्स इन एडवांस हो गए कि उनके पास पहले से ही उस चीज का पैसा आ गया। ठीक है, तो अब जब कंपनी अपनी अलॉटमेंट को यहाँ पे ड्यू करेगी, कितने अमाउंट से करेगी? 1000 इंटू 3000 से। और कंपनी के पास पैसा आएगा कितना, रिसीव कितना होगा उसके बैंक में आएगा 2600, क्योंकि 400 उसे ऑलरेडी पहले मिल चुका है। ठीक है, अब इस कंपनी का अगर हम इस एंट्री का देखें तो क्या देखेंगे कि 3000 कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग कि उसे अलॉटमेंट में मिलेगा, उसमें से 400 कंपनी को ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है कॉल्स इन एडवांस में, यहाँ पे दिस अमाउंट, और 2600 उसको अब रिसीव हो रहे हैं, जिसका टोटल आता है 3000। तो मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3000 से डेबिट हुआ एंड 3000 से ही क्रेडिट हुआ, तो मतलब द होल अमाउंट इज रिसीव्ड। ठीक है, अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कंपनी कितने रुपए से ड्यू करेगी? 1000 शेयर्स पे 2, 1000 इंटू 2, दैट मीन्स 2000। और कोई डिफॉल्टर नहीं है, किसी भी एप्लीकेंट का कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, दैट मीन्स द होल अमाउंट इज रिसीव्ड। तो 2000 उस पे रिसीव भी हो गया फर्स्ट कॉल का। सेकंड कॉल कंपनी कितने ड्यू करेगी? 1000 इंटू 3 के हिसाब से, दैट मीन्स 3000। और फिर कोई डिफॉल्टर नहीं है सेकंड कॉल का भी, so that means the whole amount of second call is received। तो यहाँ पे भी आएगा 3000 and 3000। तो मेन हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ये टेबल की हेल्प से हमारी सारी एंट्रीज बहुत स्मूथली हो गई। ठीक है, so the table is very important। एक बार आपको वापस रिवाइज कराती हूँ। लिस्ट, अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट ट्रांसफर टू एप्लीकेशन, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल, ट्रांसफर टू सेकंड कॉल एंड बैंक। यहाँ मैंने आपको बता दिया अलॉटमेंट ड्यू इतने से होगी, लेकिन पहले ही 400 रुपए हम उनसे रिसीव कर चुके हैं, तो इस बार जो अलॉटमेंट रिसीव होगी वो होगी 2600 रुपीज से, और उसके हिसाब से हमने सारी वहाँ पे एंट्रीज कर दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।